स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रपेज पर। आज की इस वीडियो में हम अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप मुझे स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं और अभी तक आप मुझे स्क्रीन पर ही देखते थे, तो इसमें मैं आपको बिना स्क्रीन पर बिना सामने आए हुए सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा, मेरी वॉइस रहेगी, मैं नहीं दिखूंगा। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको महत्वपूर्ण बातें भी अनुच्छेद से संबंधित जानने को मिले। अनुच्छेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सबसे पहले मैं शाब्दिक अर्थ की तरफ चलता हूँ। अनुच्छेद का शाब्दिक अर्थ, अनुच्छेद जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है ना। एक है अनु, इसके आगे आप देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, अनु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। और जो अनु है यह संस्कृत का शब्द होता है। ठीक, अनु का अर्थ होता है पीछे या साथ, और छेद। ठीक, इसका मतलब होता है काटना, ठीक है ना, या खंड में विभाजित करना। तो ये सही से देखा जाए ना तो यहाँ पर ये अनुधन छेद मिल कर के अनुच्छेद बना है ना। ठीक, यहाँ पर संधि का विवरण आता है। ठीक, तो अभी के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि अभी तुरंत आपके मन में आएगा कि सर एक अनुच्छेद होता है जो हम संविधान का भी पढ़ते हैं, आर्टिकल बोलते हैं उसको आप, तो भैया वो भी अनुच्छेद जो होता है ना वो भी संविधान का ही एक भाग होता है, खंड होता है, ठीक है ना। आर्टिकल 20A या 3A जो भी आप पढ़ते हैं, वैसे ही अनुच्छेद हिंदी में उसको बोलेंगे। तो साहित्य में जो अनुच्छेद शब्द होगा उसका अर्थ होगा क्या, वही भाई जो मैंने बताया आपको कि जो पीछे लग करके बना हो। इसका मतलब देखिए, अनुच्छेद का जो हम शाब्दिक अर्थ बताएंगे, हमने आपसे कहा कि अनुच्छेद का अर्थ होता है कि साहित्यिक दृष्टि से हम देखेंगे तो पुस्तक या किसी भी विषय का ऐसा अंग जिसके द्वारा किसी विशेष बात की व्याख्या की जाती है। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा ना। अनुच्छेद क्या होता है, एक बार फिर से दोहराऊंगा ना। किसी भी बड़े ग्रंथ या लेख को या निबंध का वह छोटा भाग या खंड जिसमें एक ही भाव को ध्यान में रख करके उसको लिखा जाता है, एक ही भाव प्रधान होता है या एक ही विचार उसमें रखा जाता है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्या मैंने बताया अभी आपको, मैंने बताया कि अनुच्छेद जो होता है वह किसी भी लेख या निबंध का वह छोटा भाग या खंड होता है जिसमें किसी एक ही केंद्रीय भाव को विस्तार पूर्वक बताया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। अनुच्छेद लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आखिर हम अनुच्छेद लिखें कैसे भैया ना। तो अनुच्छेद लिखने के लिए जो आपको करना है वो कुछ नहीं करना है, बस एक साधारण सी बात है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि अनुच्छेद लिखा कैसे जाता है। देखिए भैया, सबसे पहले आपको किसी भी अनुच्छेद लिखने के लिए आपके सामने एक शीर्षक उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या उपलब्ध करवाया जाएगा, आपको एक शीर्षक दिया जाएगा। तो आपके सामने जो शीर्षक होगा उसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक, शीर्षक मिलेगा, जो शीर्षक मिलेगा ना भैया, शीर्षक मिलेगा, इसी पर हमें चर्चा करनी होती है। ये शीर्षक ही हमारे लिए उस समय महत्वपूर्ण होता है जब हम अनुच्छेद लिखते हैं। एक छोटी सी बात बता दूं आपको, बताता हूँ। जब आप पढ़ना सीखे ना तो सबसे पहले क्या है पता है, सबसे पहले हमारे सामने वर्ण बना। क्या बना, सबसे पहले क्या बना, वर्ण बना। ठीक, वर्ण के बाद फिर क्या बना, वर्ण के बाद फिर क्या बने, अक्षर बने। अक्षर से क्या बने, शब्द बना। शब्द से क्या बना, शब्द से मिलने के बाद फिर वाक्य बना। वाक्य से बनने के बाद फिर क्या बना, वाक्य से बनने के बाद ये भैया यही अनुच्छेद है, अनुच्छेद बना। ठीक, और अनुच्छेद से फिर कहानी या निबंध बन करके तैयार हुई। ठीक है ना, कहानी या निबंध ये बन करके तैयार हुई। ठीक, अब हमें करना क्या है,
हमें तो इसी अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना है ना। ये जो दिख रहा है ना, जिसको अभी मैं, देखिए ये दिख रहा है, देखिए ये है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इसका मतलब हमारे सामने कोई एक ऐसा अंश दिया जाएगा, उसी को हमें विस्तृत रूप से बताना होगा। ठीक, शीर्षक दिया गया रहेगा और उसे हमें बताना है। तो हम अनुच्छेद लिखेंगे कैसे? अनुच्छेद लिखने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक, अधिकतर मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ और आपको भी यही बताऊंगा कि अनुच्छेद लिखते समय ना, सबसे पहले निबंध लिखे ना आप, निबंध लिखते समय हम क्या करते थे? सबसे पहले भूमिका लिखते थे, भूमिका लिखते थे ना। भूमिका लिखने के बाद विषय वस्तु लिखते थे, विषय वस्तु लिखते थे ना। विषय वस्तु लिखने के बाद हम उसका एक निष्कर्ष देते थे, एक परिणाम देते थे। ठीक है ना। अब जो भूमिका वाला पार्ट होता था, भूमिका वाला पार्ट में हम क्या बताते थे, क्या कैसे बताएंगे? उदाहरण दूं आपको। जैसे आपने कोई होमवर्क नहीं किया, आपने सब्जेक्ट टीचर को बताना चाहा कि मैं ऐसे कैसे बता दूं जिससे कि हमारा सब्जेक्ट टीचर हमारी बात को ध्यान से सुने, हमें पनिशमेंट ना दे। तो आप ऐसी बात बोल देते हैं ना सब्जेक्ट टीचर के सामने कि वो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। कौन? आपके सब्जेक्ट टीचर। बस वही बात आपको जो भी शीर्षक दिया गया रहेगा, भूमिका में हमें क्या का वर्णन रोचक तरीके से ऐसे करना है जिससे कि पढ़ने वाला ध्यान से सुने। कभी भी आपकी जो भूमिका होगी वो 2 लाइन से ज़्यादा की नहीं होगी, 1 लाइन से ज़्यादा की नहीं होगी जब हम अनुच्छेद लिखेंगे। जब भी हम अनुच्छेद लिखेंगे, हमारा अनुच्छेद 8 से 10 लाइन का होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इससे बड़ा होगा तो निबंध बन जाएगा। ठीक है ना। कई अनुच्छेदों से वो बाऊ होगा, वो सही नहीं होगा। अब विषय वस्तु लिखते थे हम ना, विषय वस्तु में क्या करते थे? विषय वस्तु में हम उससे जुड़ी हुई बातें बताते थे। क्यों बताते थे, कैसे वाली बात बताते थे, कब वाली बात बताते थे, ये सब बताते हुए हम लाभ या सुझाव बताते थे, उसका प्रभाव बताते थे। ठीक, ये सब हमें बताना है और ये सब बताते हुए हमें निष्कर्ष पर आ जाना है। निष्कर्ष में हम एक प्रभावशाली कंक्लूजन देते हैं, परिणाम बताते हैं। ये हुआ। मुझे लगता है कि आपको इतनी बातें समझ में आई। अब आप कहेंगे सर ये कैसे मैं लिखूंगा अनुच्छेद? तो भैया थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही होगी, आप थोड़ा सा बोर मत फील कीजिएगा, बस बता रहा हूँ करना क्या है। सबसे पहले अनुच्छेद लिखते समय आपको जो काम करना है वो केवल और केवल किसी भी अनुच्छेद का आरंभ कर देना है, किसी भी अनुच्छेद को हम शुरू कर देंगे। अनुच्छेद लिखते समय हमें क्या करना है? बस किसी भी दिए गए शीर्षक को हमें रोचक तरीके से उसकी शुरुआत कर देनी है। क्या कर देनी है? रोचक तरीके से उसकी शुरुआत करनी है। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। देखो भाई, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, जो हमारा अनुच्छेद का सबसे पहला अंश होता है वो मुख्य विचार को स्पष्ट करता है, पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। इसीलिए हमें रोचक तरीके से उसकी शुरुआत कर देनी है। यही हमारा भूमिका वाला पार्ट होता है और इसी को हम विषय प्रवेश कहते हैं। ठीक है ना। इसी को हम आरंभ कहते हैं। ये हमारा होगा। ठीक, दूसरा क्या होगा? दूसरा हमें जो करना है, दूसरे पर हमें उसका विस्तार करना है, अनुच्छेद का ध्यान रखेंगे। जो ये हमारा विषय प्रवेश वाला है ये केवल 2 लाइन का होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसके बाद ध्यान से देखेंगे जो विस्तार होगा ये हमारा 4 लाइन से 5 लाइन का होगा। इसमें हम छोटी छोटी बातों को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है, इसमें हमें तर्क देना है, तथ्य देना है, उदाहरण देना है, कोई हमारे पास डेटा है, आंकड़ा है, वो सब हमें बताना होता है। विस्तार में यही बातें लिखी जाती हैं 4 से 5 लाइन में। अभी एक उदाहरण समझाऊंगा कैसे। ठीक है ना। उदाहरण के लिए सब एक निष्कर्ष बता दूं और फिर आपको तुरंत बताता हूं कि कैसे हमें एक उदाहरण
के द्वारा ये बातें लिखनी होगी। ठीक, निष्कर्ष को चलते हैं, देखते हैं। निष्कर्ष में इसी को हम समापन कहते हैं। ये हमारा अनुच्छेद का अंतिम वाक्य होता है और ये ध्यान रखेंगे आप, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हमेशा जो आपका निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष हमेशा 1 से 2 लाइन का होगा, 1 या 2 लाइन का होगा। समझ में आया? 8 से 10 लाइनों में आप देखेंगे आपका एक अनुच्छेद पूरा होगा। निष्कर्ष में हम एक सार देते हैं, उस बात को पूरा एक तर्क के साथ बताते हैं कि इसका क्या हमें परिणाम निकल करके आ रहा। और ध्यान रखेंगे, कोई भी अनुच्छेद 100 शब्दों से 120 शब्द से ज़्यादा आपसे नहीं लिखने के लिए कहा जाएगा। और ये माना जाता है कि आपका जो एक लाइन होती है ना, एक लाइन में 8 शब्द से 7 से 8 शब्द आते हैं। और इस प्रकार से आपका 100 शब्दों का जो अनुच्छेद होगा वो 10 से 12 लाइन में आ जाएगा। मैंने 8 से 10 लाइन की बात कही थी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी एक उदाहरण लेता हूँ, तुरंत बताता हूँ कि ये अनुच्छेद लेखन वाली ये सब बातें कैसे हम बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण में हम बताएंगे हाल ही में जो हमारे यहाँ घटित हुआ, उसका उदाहरण ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। हम सब मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं ना। जब हमें कहा जाए कि हमें मोबाइल के ऊपर एक अनुच्छेद लिखना है, मोबाइल लाभ, क्या कहा जाएगा? इसका जो हमें शीर्षक मिलेगा वो क्या मिलेगा? शीर्षक हमें जो मिलेगा वो मिलेगा मोबाइल लाभ व हानि, ठीक है ना। मोबाइल के प्रयोग, ऐसा हमें शीर्षक मिलेगा। तो हमें लिखना कैसे है? रोचक तरीके से इसकी शुरुआत करनी है। हमने आपसे बताया ना कि मोबाइल में हम सबसे पहले जब लिखेंगे मोबाइल लाभ व हानि पर अनुच्छेद, तो हमें क्या करना है? हमें वही भूमिका वाला पार्ट बताना है। क्या वाला पार्ट? आरंभ करना है 2 लाइन में। मोबाइल एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके द्वारा हम संपर्क साधने में खुद को सुविधाजनक पाते हैं। अपनी बात को हम दूर होते हुए भी बिना किसी रुकावट के किसी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, समझ में आया? ये मोबाइल की बात हुई। मोबाइल लाभ व हानि की चर्चा करनी है, ध्यान ये रखना है। तो अब हमें करना क्या है कि क्योंकि हमने आपसे कहा कि जब भी हम अनुच्छेद लिखेंगे तो अनुच्छेद लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि उसका ज़्यादा बड़ा वाला हिस्सा नहीं देना है, हमें यहाँ पर छोटा सा देना है ना। तो अनुच्छेद लिखने के लिए हमने आपसे शुरुआत में कहा भूमिका और क्या वाला पार्ट बताए हम। अब हम करेंगे क्या? अब हम मोबाइल से जुड़ी हुई और बातें बताएंगे। तो ध्यान रखना है, तकनीकी का युग है ये, तो मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने ये आपके लिए सुझाव दिया कि सबसे पहले हम इसी पर लिखते हैं। तो मोबाइल का आज का युग का एक सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। अब करेंगे कैसे? देखिए, आज मोबाइल केवल बातचीत का साधन नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन, शिक्षा और कामकाज का एक शक्तिशाली केंद्र बन गया है। ठीक, ये वाली बात लिखेंगे। अब ध्यान रखना है, हमें विस्तार करना है ना। विस्तार में हम क्या बताएंगे? मोबाइल के अनगिनत लाभ हैं जिनमें से हमें इंटरनेट के माध्यम से पल भर में दुनिया भर की जानकारी मिलती है। ऑनलाइन पढ़ाई, व्यापारिक लेन देन और घर बैठे विभिन्न सेवाएं प्राप्त होती हैं। आपातकालीन स्थिति में यह हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का माध्यम है, संपर्क साधने में सुविधा करता है। अब ये वाली बात क्या थी? ये विस्तार वाली बात थी। अब हम क्या करेंगे? इसके हानि पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। हम क्या बताएंगे? इसके अत्यधिक उपयोग से हमें कई हानियां भी हो सकती हैं। यदि हम अधिक समय बिताते हैं मोबाइल पर तो इससे हमारे आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा नंबर वाला चश्मा लग जाएगा। ठीक, तो शारीरिक सक्रियता कम होने के कारण शारीरिक
जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधित वो उत्पन्न होंगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया की लत भी हमें लग जाएगी। अब हमें निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष में क्या बताएंगे? मोबाइल एक वरदान की तरह है। यदि इसका उपयोग सीमित और संतुलित रूप से न किया जाए तो हम इसके गुलाम बन जाएंगे और हमारे लिए यह अभिशाप साबित हो सकता है। इसीलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। ये हमारा अनुच्छेद पूरा हुआ। समझ में आया ना हम कैसे बताए? अब हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने भूमिका वाली पार्ट पर बात बताई। भूमिका वाली बात बताने के बाद हमने इसके लाभ के बारे में चर्चा किया, इसकी हानियां बताई। हानि बताने के बाद हमने इसका निष्कर्ष दिया। निष्कर्ष में हमने इसका सुझाव भी दिया। सुझाव देते हुए हमने क्या किया? अनुच्छेद खत्म हुआ। एक उदाहरण देखिए, लिखाया आपके सामने मैं उपस्थित कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये एआई सब जान ही रहे हैं ना, एआई क्या होता है ना। आज के समय में एआई का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। आप भी चैट जीपीटी का यूज करते हैं, जेमिनी का यूज करते हैं ना, मेटा एआई का यूज करते हैं ना। तो इस पे हम अनुच्छेद लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव जीवन। ये ध्यान रखेंगे आप, ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिखा हुआ है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कौन बताएगा? अरे भैया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यही एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना ये। ठीक, तो देखिए शुरुआत में हमने रोचक तरीके से शुरुआत किया। क्या लिखा? देखिए, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्भव एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी पड़ाव है जो आज हमारे दैनिक जीवन और कार्यप्रणाली का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। चिकित्सा क्षेत्र में बीमारियों की सटीक पहचान से लेकर शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण, कृषि में उन्नत फसल प्रबंधन, उद्योगों में स्वचालित कार्यों तक इसका विस्तार हर दिशा में हो रहा है। इसके उपयोग से मानवीय श्रम की बचत के साथ कार्यों की गति और सटीकता में भारी वृद्धि हुई है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अब आप कहेंगे कैसे? देखो भाई, इसमें जो यदि आप ध्यान से देखिए तो जो शुरुआत वाला हिस्सा है ना, ये रोचक तरीके से ये बात शुरू की गई है और रोचक तरीके से बातें शुरू करने के साथ ये 2 लाइन देखिए, यहाँ पर आपको एआई की जानकारी दे दी गई है। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसके बाद इससे जो जुड़ी हुई बातें थी, ध्यान दीजिए इसमें क्या है? सिक्के का दूसरा पहलू और इससे संबंधित बातें ये जो दी गई हैं। देखिए, साइबर सुरक्षा के खतरे, डेटा गोपनीयता की बातें, अत्यधिक तकनीक पर निर्भरता, मानवीय संवेदनाओं की जो है नैसर्गिक शक्ति की जो है विलोपन होना, उसका क्षरण होना, ये सब तकनीक को मालिक नहीं बनने देने के लिए हमें उत्साहित करती हैं, हमें जागरूक करती हैं। अब देखिए, शुरुआत की जो 2 लाइन थी वो भूमिका वाला पार्ट हुआ। क्या वाला? फिर तर्क और तथ्यात्मक बातें यहाँ आई। इसके साथ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे आवश्यकता है इस बात की कि हम इसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए एक नैतिक और संतुलित दायरे में करें ताकि तकनीकी प्रगति के साथ साथ मानवीय अस्तित्व और मूल्य भी पूरी तरह सुरक्षित रह सके। ये वाली बात क्या है? यही वाली बात थी अंत वाली, जो हम निष्कर्ष देते हैं। एक संतुलित तरीके से हम उस पर अपना विचार देने के साथ साथ हमने यहाँ पर बताया। क्या बताया? अरे भैया, यही बताया कि इसका हमें निष्कर्ष कैसे लिखना है। अब आपको मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूँ ये क्या है। ठीक है ना? ये भूमिका वाला हिस्सा हुआ। ठीक, और ये वाला जो था ये विषय वस्तु और तर्क के साथ प्रभाव और उसके लाभ हानि, और ये सुझाव और परिणाम, ये निष्कर्ष। ठीक, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास में आपको अनुच्छेद लेखन समझ में आ गया होगा, कैसे हम अनुच्छेद लिखते हैं। और यदि आपको कोई समस्या हो रही होगी तो आप बताएंगे, उसका भी समाधान अवश्य किया जाएगा। ठीक, इसको आप पढ़ते रहिए, थोड़ा सा बीच बीच में मैं लिख दिया हूँ, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। ये थोड़ी सी टिप्स दिखा दूँ आपको। मजबूत करने से पहले आप थोड़ा सा टिप्स देख लीजिए कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं ना। तो ये जो टिप्स है देखिए, अनुच्छेद लेखन क्या है। अनुच्छेद लेखन ध्यान से देखेंगे आप, जो अनुच्छेद लेखन है वो हमने आपसे जो बताया लिखित रूप में। देखो भैया, मैंने आपको जो समझाया ना, उसको आपको एक लिखित रूप में चाहिए, नहीं तो आप अपनी नोट्स कैसे बनाएंगे? आपका जो
क्लास वर्क है कैसे पूरा होगा ना, तो वो सब बातें। अनुच्छेद लेखन क्या है, अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा जाता है, उसके नियम क्या हैं, ये बातें देख रहे हैं ना आप। मुझे लगता है कि बात समझ में आई होगी। इसके बाद ध्यान से देखिए, और ये सब आ गया आपका अनुच्छेद। ठीक, अनुच्छेद लेखन के नियम, शब्द सीमा का ध्यान रखना है, पुनरावृत्ति का मतलब दोहराव, शब्द बार बार ना आए, स्पष्ट और सरल भाषा होनी चाहिए। रूपरेखा और संकेत बिंदु इसलिए दे दिया गया है क्योंकि जब आपकी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, ध्यान रखेंगे ये वीडियो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए रूपरेखा और संकेत बिंदु भी आपको एग्जाम में मिलता है, उसी का प्रयोग करके लिखना होता है। 9th वाले बच्चों को भी मिलेगा, लेकिन यदि नहीं मिलता है तो प्रयास करेंगे। ये जरूरी नहीं कि रूपरेखा और संकेत बिंदु आपको मिले, लेकिन यदि मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप तो भाई माहिर रही हैं, आपको तो सब आता है ना, आप लिख लेते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।